तो अब है हमारे पास टॉपिक हेमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ फीटस एंड न्यूबॉर्न। ठीक है, इस हेमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ फीटस या न्यूबॉर्न को हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस भी कहते हैं। आप एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस क्यों कहते हैं? क्योंकि इस डिजीज़ के अंदर जो फीटस में या न्यूबॉर्न के आरबीसीज होते हैं ना, उनकी हेमोलाइसिस हो रही होती है। किसी मसाइल की वजह से उनकी हेमोलाइसिस बहुत ज़्यादा हो रही होती है। ठीक है, इस डिज़ीज़ में तो हमारा बोन मैरो क्या करता है, कोशिश करता है कि जितने हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा जो है ब्लड सेल्स हमारे जो है ब्लड के अंदर भेजे, क्योंकि ब्लड के अंदर ये हेमोलाइसिस हो रही है, ब्लड सेल्स सारे टूट रहे हैं हमारे आरबीसीज। तो बोन मैरो कोशिश करता है ज़्यादा से ज़्यादा जो है ब्लड सेल्स जो है ब्लड में भेजे। तो उस तरीके से उसकी वजह से क्या होता है, इमेच्योर जो आरबीसीज होते हैं ना, वो भी बोन मैरो वहाँ पे भेज देता है हमारे ब्लड वेसल्स में। तो अब उसकी वजह से क्या होता है, जो इमेच्योर आरबीसीज है ना, उसे हम कहते हैं अरेथ्रोब्लास्ट। सही, ब्लास्ट मैंने आपको कहा था, जो इमेच्योर फॉर्म सेल्स होते हैं उन्हें कहते हैं। तो अरेथ्रोब्लास्ट भी जो है बोन मैरो कोशिश करता है वहाँ पे भेज देता है ब्लड वेसल्स में। तो इसलिए इसका नाम क्या दिया हुआ है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। यहाँ पे कहा गया ना, बिकॉज फीटल बोन मैरो ट्राइज टू कंपनसेट फॉर हेमोलाइसिस बाय, ठीक है, रिलीजिंग इमेच्योर आरबीसीज, ठीक है, एरिथ्रोब्लास्ट जिन्हें कहते हैं, इनटू सर्कुलेशन। इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। अब जो है हेमोलाइटिक डिजीज़ है वो RH हेमोलाइटिक डिजीज़ भी हो सकती है, ABO हेमोलाइटिक डिजीज़ भी हो सकती है। अब हम देखते हैं दोनों को बारी बारी। अब RH हेमोलाइटिक डिजीज़ क्या है, जो अभी हमने जो है RH क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था कि अगर मदर का जो है ब्लड नेगेटिव है और बच्चे का ब्लड पॉजिटिव है तो शुरू में तो कोई मसला नहीं होता। ठीक है, एक बच्चा तो नॉर्मली पैदा हो जाता है, उसकी वजह से मदर में सेंसिटाइजेशन होती है। ठीक है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही होती है, पहला तो बच्चा नॉर्मल प्रोड्यूस हो जाता है। दूसरा बच्चा जब प्रोड्यूस होना होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि मदर के क्यों ऑलरेडी सेंसिटाइज्ड है, ठीक है, तो वो मदर की बॉडी में एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, जो IgG होती है। तो ये जाके बच्चे में प्लेसेंटा क्रॉस कर देती हैं और बच्चे को जो है डैमेज कर देती हैं। सही है, तो यही मैकेनिज्म है कि मदर जो है नेगेटिव हो और बच्चा जो है क्या हो, पॉजिटिव हो। और उसमें क्या है, फर्स्ट प्रेगनेंसी पेशेंट एक्सपोज टू फीटल ब्लड, ठीक है, ऑफन ड्यूरिंग डिलीवरी। यही मैंने आपको कहा, पहला बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होता है, ये सेंसिटाइजेशन होना ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कहा था ये जो है एंटीबॉडीज़ बनने के लिए प्रायर एक्सपोजर ज़रूरी होता है। ये तो ऑलरेडी फार्म्ड होती है, ठीक है, ये बनने के लिए प्रायर एक्सपोजर ज़रूरी होता है। ये एक्सपोजर कब होता है, मोस्ट कॉमनली डिलीवरी के दौरान होता है। उसमें क्या होता है, जो एंटीबॉडीज़ बन जाती है, ठीक है, मदर में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेंसिटाइजेशन। ठीक है, तो पहली प्रेगनेंसी में तो कोई मसला नहीं होता। तो फिर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी क्या होता है, क्या उसके बाद अगर प्रेगनेंसी हो फिर से, तो उसमें क्या होता है, ये एंटीबॉडी जो ऑलरेडी बनी हुई होती है ना, ये IgG ये होती है, तो ये क्रॉस कर जाती है प्लेसेंटा को और बच्चे को नुकसान कर देती है। ठीक है, वहाँ पे क्या अटैक फीटल एंड न्यूबॉर्न आरबीसीज, जाके ये जो है क्या करती है, आरबीसीज को अटैक करती है और आरबीसीज की हेमोलाइसिस काज कराती है, किसमें, फीटस में और न्यूबॉर्न में। ठीक है, ये RH हेमोलाइटिक डिजीज़ प्रेजेंट कैसे करेगी, एज अ हाइड्रोप्स फीटलिस। हाइड्रोप्स फीटलिस कैसे, आपको पता है, जब भी ये, ठीक है, इसमें हेमोलाइसिस हो गई तो आरबीसीज वगैरह सारे डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ऑर्गन्स को तो ऑक्सीजन चाहिए, हमारे ब्लड में तो सेल्स ही कम है, तो ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, तो हार्ट कोशिश करता है ज़्यादा से ज़्यादा जितना जो है जितने भी बचे कुछ सेल्स हैं वो ऑर्गन्स की तक पहुँचाऊँ, उनके ऑक्सीजन मिल सके। सही है, तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है एनीमिया में। तो जैसे हार्ट ज़्यादा काम कर रहा होता है तो प्रोग्रेसिवली आखिर में क्या हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है। अब ज़ाहिर है हार्ट फेल होने की वजह से फिर क्या होता है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है हार्ट काम ही नहीं कर रहा है। अगर हार्ट फेल हो जाए, हार्ट पंप करना ही बंद कर दे, तो पीछे ब्लड सारा जमा हो रहा होता है। ठीक है, तो ऑर्गन्स वगैरह में जमा होकर एडिमा काज करा देता है। ठीक है, तो उसकी वजह से इसे कहते हैं हाइड्रोप्स। हाइड्रोप का मतलब है, ठीक है, वाटर वगैरह, तो वो जमा हो जाता है। ठीक है, एडिमा हो जाती है ऑर्गन्स में। वो क्यों होती है, क्योंकि हार्ट फेलियर की वजह से होती है। तो बहरहाल ये प्रेजेंट कैसे करता है, हाइड्रोफिटलिस। हाइड्रोफिटलिस कैसे, ठीक है, सिवियर एनीमिया काजेज हार्ट फेलियर लीडिंग टू फ्लूइड एक्यूमुलेशन। ठीक है, जिसकी वजह से एडिमा हो जाएगी, एसाइड्स हो जाएगी, प्लूरल फ्यूजन वगैरह हो जाती है। ठीक है, ये हाइड्रोफिटलिस में होता है। तो हाइड्रोफिटलिस क्यों हुआ, क्योंकि एनीमिया हो गई, एनीमिया की वजह से हार्ट फेल हुआ, तो ऑर्गन्स वगैरह में फ्लूइड वगैरह जमा होना स्टार्ट हुआ, एडिमा हुई, जिस चीज़ को हमने क्या कहा, हाइड्रोफिटलिस।
और दूसरा क्या हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा शॉर्टली आफ्टर बर्थ। जॉन्डिस क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है ज़ाहिर हेमोलाइसिस हो रही है, ठीक है। हेमोलाइसिस की वजह से क्या होगा, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन रिलीज होता है, ठीक है। अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन की वजह से फिर क्या हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है। पर यहाँ पे लिखा है शॉर्टली आफ्टर बर्थ, नॉट बिफोर बर्थ। नॉट बिफोर बर्थ क्यों, क्योंकि ज़ाहिर है बर्थ से पहले जो है प्लेसेंटा अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को क्लियर करके मदर की तरफ ले आती है, और मदर जो है उसको, मदर का लिवर ज़ाहिर काम कर रहा होता है सही से, और उसको जो है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को क्लियर कर देता है। पर यहाँ से बच्चे जैसे ही जो डिलीवर होता है बच्चा, उसका लिवर इतना जो है मेच्योर नहीं हो रहा होता, तो वो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को क्लियर नहीं कर पाता, और उसमें क्या हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, ठीक है। तो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का रीज़न क्या हो गया, ठीक है, हेमोलाइसिस हुई, ठीक है। उसके बाद उसकी वजह से क्या, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन रिलीज हुआ, बिफोर बर्थ प्लेसेंटा क्लियर्स अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन फ्रॉम फीटल सर्कुलेशन। ये पॉइंट आप कहीं पे लिख लेना, ठीक है। और ज़ाहिर है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन की वजह से, बढ़ने से वजह से कनेक्टर्स हो जाएगा बच्चे में, ठीक है। तो अभी हमारे पास कैसे डिज़ीज़ को हम ट्रीट या प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे कर सकते हैं, हमने अभी पढ़ा है कि ये जो RH हेमोलाइटिक डिजीज़ किसी भी बच्चे में अगर हो रही है, ये होती है जब सेकंड प्रेगनेंसी होती है, ठीक है। फर्स्ट में तो कोई मसला नहीं आ रहा होता। फर्स्ट में क्या होता है कि जो है मदर सेंसिटाइज हो जाती है, तो सेंसिटाइज होकर वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है जो सेकेंड प्रेगनेंसी वाले बच्चे में RH हेमोलाइटिक डिजीज़ काज करा देती है। तो अगर हम किसी तरीके से मदर में सेंसिटाइजेशन हो रही है, ठीक है, जिस प्रोसेस से उस सेंसिटाइजेशन को ख़त्म कर दें, तो मदर में एंटीबॉडीज़ बनेगी नहीं, जो बच्चे को जाके डैमेज नहीं करेंगी, ठीक है। तो अगर किसी तरीके से हम सेंसिटाइजेशन को ख़त्म कर दें, तो बच्चे में RH हेमोलाइटिक डिजीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। देखिए ना, आपको पता है सेंसिटाइजेशन होती है क्योंकि मदर नेगेटिव होती है और बच्चा अगर पॉजिटिव होता है। बच्चे का अगर थोड़ा भी ब्लड जो है अगर मदर में चला जाता है, तो मदर जो है इसको रिकग्नाइज करती है कि भाई ये एंटीजन फॉरियन है, और इसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है मदर, सही है। तो ये इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेंसिटाइजेशन। तो इस सेंसिटाइजेशन को अगर रोक दें तो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होगी नहीं, ठीक है, प्रोड्यूस होंगे नहीं मदर में। तो मदर में हमें किसी ऐसे तरीके से ढूंढना होगा जिसकी वजह से जो बच्चे का ब्लड मदर के अंदर जा रहा है वो सेंसिटाइज ना कर पाए मदर को। वो हम कैसे करते हैं, प्रिवेंट बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी-डी IgG टू RH नेगेटिव प्रेग्नेंट पेशेंट्स ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर और अर्ली पोस्टपार्टम पीरियड। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो ये मदर जो होते हैं, या थर्ड ट्राइमेस्टर या जो पहले प्रेगनेंसी हो जाती है शुरू में, जब मतलब बच्चे का ब्लड थोड़ा बहुत मदर के अंदर चला जाता है, ठीक है। अर्ली पोस्टपार्टम मतलब प्रेगनेंसी के थोड़े बाद वाला टाइम, ठीक है, विदिन 72 आवर्स, या ड्यूरिंग लास्ट थर्ड ट्राइमेस्टर जब जो है बच्चे का ब्लड जब मदर को अंदर चला जाता है, ठीक है। अब उस पीरियड में हम क्या कर दें, अगर जो है एंटी-डी IgG दें ना, तो ये IgG जाके अगर मदर में कहीं पे भी ये जो RH पॉजिटिव वाला ब्लड होगा ना, इस पे जाके बाइंड करके इसको ख़त्म कर देगी, सही है। तो मदर के इम्यून सिस्टम के पास ये बचेगा ही नहीं सेंसिटाइज करने के लिए, सही है, क्योंकि हमने बाहर से ये एंटीबॉडीज़ दे दी हैं जो उसको जाके ख़त्म कर दिया है, सही है। ये मदर के इम्यून सिस्टम के पास अभी तक पहुँच ही नहीं पाया है टू सेंसिटाइज। तो हम इस तरीके से बचा सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको ख़त्म ही कर दें, सही है, तो ये बचेगा ही नहीं, तो मदर जो है इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगी, ऐसा कोई चीज़ होगा ही नहीं, तो मदर सेंसिटाइज हो गए नहीं, तो दूसरी प्रेगनेंसी भी नॉर्मल हो सकती है। तो ये अभी इसको हम कैसे लिखेंगे, प्रिवेंटेड बाय एंटी-डी IgG, सही है, ये है ना एंटी-डी IgG। ये अगर हम दे दें ना मदर को, तो वो बच्चे का कोई भी अगर ऐसा होगा ना, तो उसको ख़त्म कर देगा, ठीक है। कोई भी RH पॉजिटिव सेल्स हो गए मदर के अंदर, उसको ख़त्म कर देगा। तो ये एंटी-जी IgG है ना, एंटी-डी IgG, इसको हम कहते हैं रोगाम इंजेक्शन, सही है। ये रोगाम आप नाम कहीं देखोगे आगे, सही है। तो ये इंजेक्शन क्या होता है, इसमें एंटी-डी जो है के खिलाफ इम्यूनोग्लोबिन होते हैं, जो जाके ये डी एंटीजन वाला RBC है ना, उसको ख़त्म कर देते हैं, सही है। तो ये कब देते हैं हम, डिलीवर टू मदर एट थर्ड ट्राइमेस्टर और विदिन 72 आवर्स ऑफ पोस्टपार्टम पीरियड, ठीक है, मतलब डिलीवरी के 72 आवर्स के बाद, क्योंकि उसी टाइम में जो है मदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेंसिटाइज हो रही होती है। अब ये क्या करते हैं, दीज एंटीबॉडीज़ कोट फीटल RH पॉजिटिव RBCs इन मेटरनल सर्कुलेशन, ठीक है, बिफोर मॉम्स इम्यून सिस्टम सीज देम। और ये क्या करती है, सेंसिटाइजेशन को प्रिवेंट कर देती है। अगर सेंसिटाइजेशन नहीं होगी तो मदर की बॉडी में ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस ही नहीं होंगी, जो कि अगली डिलीवरी को डैमेज नहीं कर पाएंगी।
तो इस तरीके से हम जो अगला बच्चा होगा ना उसको RH हेमोलाइटिक डिजीज़ से बचा लेंगे, क्योंकि हम जो है मदर की बॉडी में ये प्रोड्यूस होने देते ही नहीं है, क्योंकि सेंसिटाइजेशन को रोक देते हैं तो मदर की बॉडी में ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस ही नहीं हो पाती और अगला बच्चा बिल्कुल सेहतमंद पैदा होता है, उसमें RH हेमोलाइटिक डिजीज़ नहीं होती। तो ये केस था प्रिवेंशन का। अगर फॉर एग्जांपल मदर ऑलरेडी सेंसिटाइज्ड है, मदर के सेंसिटाइजेशन को हम रोक ही नहीं पाए हैं, सही है, उसमें ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं और वो दूसरा उसका बच्चा पैदा हो गया, उसके ब्लड में ज़ाहिर ये एंटीबॉडीज़ जाके उसके ब्लड को डैमेज कर रही हैं, अब क्या करेंगे? ये तो ठीक है, ये तो केस हमने तब पढ़ा था जब अगर हमें प्रिवेंट करना है, सही है, प्रिवेंट करना उसमें ये हम बनने नहीं देते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मदर में ये ऑलरेडी बन चुके हैं, मदर ऑलरेडी सेंसिटाइज्ड है, अब उसका बच्चा पैदा हो गया है, अब ज़ाहिर है उसमें तो हेमोलाइसिस होकर वो आखिर में ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा, तो उसको कैसे बचाएंगे हम? तो उस बच्चे को कैसे बचाएंगे? इफ़ डिजीज़ डेवलप्स ट्रीट बेबी विथ फोटोथेरापी। अब फोटोथेरापी क्या करती है? जो बिलिरुबिन होता है ना, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो कनेक्टर्स काज करा देता है और बच्चे में बहुत सारे मसले मसाइल काज करा देता है, वो बिलिरुबिन की वजह से, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है नहीं तो यूरिन में निकल नहीं पाता है। तो फोटोथेरापी क्या करती है? इस बिलिरुबिन को वाटर सोल्यूबल करा के यूरिन में पास करा देती है, तो बिलिरुबिन बढ़ ही नहीं पाता और कनेक्टर्स वगैरह नहीं होता बच्चे को। तो अगर बच्चे में ऑलरेडी से जो है RH हेमोलाइटिक डिजीज़ चल रही है तो उसको ये फोटोथेरापी से ट्रीट करेंगे या एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन से ट्रीट करेंगे। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन में क्या करेंगे? हम ट्रांसफ्यूज करके बच्चे के अंदर जो भी एक्सेस बिलिरुबिन है उसको रिमूव कर देंगे, या जो भी एंटीबॉडीज़ वगैरह घूम रही हैं जो बच्चे के RBC उसको डैमेज कर रही है, एंटी-D उसको भी रिमूव कर देंगे, ठीक है, ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए। तो ये है तरीका प्रिवेंशन का और ट्रीटमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जब हम रोगाम इंजेक्शन देते हैं, रोगा मतलब एंटी-D IgG, वो क्या करता है? प्रिवेंट्स मैटरनल एंटी-D IgG प्रोडक्शन। जब हम बाहर से ये दे देते हैं तो वो जाके इसको ख़त्म कर देते हैं और मदर जो है एंटी-D IgG प्रोड्यूस कर ही नहीं पाती, क्योंकि मदर का इम्यून सिस्टम सेंसिटाइज नहीं हो पाता है। तो अब है हमारे पास ABO हेमोलाइटिक डिजीज़। हमने पढ़ा है कि ABO जो है ब्लड ग्रुप की वजह से बच्चे में हेमोलाइसिस नहीं होती, क्योंकि मोस्टली इनके पास एंटीबॉडीज़ कौन सी IgM होती है, जो कि कभी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती है। फिर भी यहाँ पे हमने देखा है कि एक टॉपिक है ABO हेमोलाइटिक डिजीज़, फिर भी थोड़ी बहुत होती है, वो कैसे होती है अब हम पढ़ते हैं, सही है। फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर कर लें मदर का जो है ब्लड ग्रुप क्या है? O है, सही है। तो मदर का अगर ब्लड ग्रुप O है, उसके पास तो एंटीबॉडीज़ होंगी, एंटी-A और एंटी-B उसके ब्लड में, ठीक है। अगर हमारे बच्चे का जो है ब्लड क्या है? A है या B है, सही है। तो अब ज़ाहिर मदर के एंटीबॉडीज़ ये पड़ी हैं, वो जाके इनको अटैक कर सकती हैं। अब वो कैसे करेगी? हमने कहा था ये तो IgM ही आती है, ये जो भी है सीरम एंटीबॉडीज़ IgM तो क्रॉस नहीं कर पाती है। पर मैंने आपको एक चीज़ ज़रूर बताई थी कि थोड़ी बहुत IgG भी होती है इस मदर में, या इस O ब्लड ग्रुप जो पेशेंट्स का होता है ना, थोड़ा बहुत IgG भी इनमें प्रेजेंट होता है। ये थोड़ा बहुत IgG जाके प्लेसेंटा का क्रॉस करके बच्चे को थोड़ा बहुत मामूली नुकसान दे रहा होता है, इतना सीवियर नहीं देता कि हाइड्रोप्स फिटलिस वगैरह हो जाए, कनेक्टरस हो जाए बच्चे में, इतना सीरियस ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत ही एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं, सही। इसमें बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही थी, ज़्यादा डैमेज कर रही थी। इसमें होती थोड़ी बहुत एंटीबॉडीज़ हैं, तो इसलिए ये इतना खास हेमोलाइसिस बच्चे में नहीं काज करवाती। तो ABO हेमोलाइटिक डिजीज़ कब होती है? जब टाइप O मदर का हो, ठीक है, ब्लड ग्रुप, और बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो? A हो या B हो या AB हो, कुछ भी हो, सही है। इसमें एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी जो इनको डैमेज कर सकेंगी। और एक चीज़ आपको मैंने बताई थी कि ये चीज़, ये एंटीबॉडीज़ वगैरह बनने के लिए सेंसिटाइजेशन ज़रूरी नहीं होती, ये ऑलरेडी बनी हुई होती है, इसके लिए सेंसिटाइजेशन ज़रूरी होती है। तो इसके लिए सेंसिटाइजेशन ज़रूरी नहीं है, तो ये पहली प्रेगनेंसी में थोड़ी बहुत हेमोलाइसिस करानी होती है, वो करा देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये मैंने आपको कहा था ना, सेंसिटाइजेशन ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होने के लिए ज़रूरी नहीं है, इसके लिए सेंसिटाइजेशन ज़रूरी थी। तो लिखा है प्री एग्जिस्टिंग प्रेग्नेंट पेशेंट है ना, उसके पास एंटी-A या एंटी-B एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो क्रॉस करती है प्लेसेंटा को और क्या कर देती है? फीटल या न्यूबॉर्न RBCs को डैमेज कर देती है और हेमोलाइसिस काज कर देती है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है नो सेंसिटाइजेशन रिक्वायर्ड एज मदर ऑलरेडी हैज़ एंटीबॉडीज़, ठीक है। तो इसमें सेंसिटाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। अब ये प्रेजेंट कैसे करेगा? माइल्ड जॉन्डिस होगा, क्योंकि ज़ाहिर है ही थोड़ी बहुत एंटीबॉडीज़ होती है IgG जो जाके थोड़ी बहुत ही हेमोलाइसिस काज करा सकती है, इसलिए माइल्ड जॉन्डिस है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे जहाँ पे सीवियर जॉन्डिस और कनेक्टिस हो रहा था, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है? माइल्ड जॉन्डिस होता है नियोनेट में विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ, एंड अनलाइक RH हेमोलाइटिक डिजीज़ कैन अकर इन फर्स्ट बॉर्न बेबीज़, सही है। फर्स्ट बॉर्न बेबीज़ में क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बनी हुई है, सेंसिटाइजेशन ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसलिए फर्स्ट बॉर्न बेबी को ही डायरेक्ट ये जाके अफेक्ट कर
सकते हैं। एंड यूजुअली लेस सेवियर का भी मैंने रीज़न पता है कि एंटीबॉडीज होती कम है तो वो लेस सेवियर डैमेज ही काज करा देती हैं। ट्रीटमेंट वही है, फोटोथेरेपी कराएंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल थोड़ा बहुत भी जॉन्डिस हो रहा है तो फोटोथेरेपी कराएंगे, जो भी थोड़ा बहुत बिलिरुबिन होगा वो वाटर सोल्यूबल होकर यूरिन में से निकल चला जाएगा, या एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। सही है, तो ये हमारी थी हेमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न और फीटस। तो अब है हमारे पास टॉपिक एंटीकेल एंटीबॉडी का। ठीक है, एंटीकेल एंटीबॉडी क्या है, केल एंटीजन वगैरह क्या है। ठीक है, तो जैसे हमने ये ABO क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, जैसे ABO के एंटीजन्स है ना, और RH के एंटीजन है। ठीक है, RH पॉजिटिव या RH नेगेटिव। ऐसे ही एक और तरह के भी एंटीजन है, जैसे हम कहते हैं केल एंटीजन। ठीक है, केल एंटीजन भी एक, जैसे ABO या RH एंटीजन है उसी की तरह ये भी एक एंटीजन है जो RBCs के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। सही है, यहाँ पे अभी दिखाए नहीं गए, पर बहरहाल केल भी एक एंटीजन है जो RBC के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और इनकी तरह ये भी बहुत इम्यूनोजेनिक होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये इसके पास B है। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट यहाँ पे एंटीबॉडी प्रेजेंट हो गए ना, एंटी-A। सही है, और इसके बाद A था, B नहीं था, तो B के खिलाफ एंटीबॉडी प्रेजेंट हो गई, मतलब इम्यूनोजेनिक है। इसी तरीके से ये केल एंटीजन भी बहुत ज़्यादा इम्यूनोजेनिक होता है। जिसके पास प्रेजेंट होता है तो वो तो ठीक है, जिसके पास केल एंटीजन नहीं होता उसके बॉडी में केल एंटीजन के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी प्रोड्यूस हुई होती हैं। ठीक है, तो ये भी ऐसे समझें, इनकी तरह एक एंटीजन्स हैं जो कि RBC के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा इम्यूनोजेनिक होते हैं। तो केल एंटीजन और एंटीबॉडी के लिहाज से हम जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं ना वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। यहाँ पे आप ये करना, ठीक है, यहाँ पे कोई चिट वगैरह चिपका के यहाँ पे ये सारी चीज़ें केल एंटीजन के मुतालिक लिख लेना। तो केल एंटीजन क्या है, हाईली इम्यूनोजेनिक RBC एंटीजन। अगर केल किसी सरफेस सेल के सरफेस के ऊपर होगा तो वो उसका ब्लड केल पॉजिटिव हो जाएगा, और किसी सेल सरफेस के ऊपर नहीं होगा केल एंटीजन तो वो क्या हो जाएगा, केल नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो और मोस्ट कॉमनली जो लोग होते हैं वो केल नेगेटिव ही होते हैं। ठीक है, तो क्या है, मोस्ट कॉमन जीनोटाइप इज़ के स्मॉल के। ठीक है, दोनों, क्योंकि ये जो है रिसेसिव पैटर्न से डिटरमाइन होता है। ठीक है, तो दोनों स्मॉल के तो केल नेगेटिव है, ये मोस्ट कॉमन जीनोटाइप है, केल नेगेटिव। ठीक है, वाइल एक कैपिटल के स्मॉल के और दोनों कैपिटल के आर लेस फ्रीक्वेंट, ये क्या है, केल पॉजिटिव का जीनोटाइप है। दोनों स्मॉल के हैं तो केल नेगेटिव, एक भी कैपिटल के है तो क्या है, केल पॉजिटिव। और ये केल पॉजिटिव का जीनोटाइप रेयर होता है, मोस्ट कॉमनली जीनोटाइप यही कॉमन है जो कि केल नेगेटिव है। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी केल नेगेटिव मदर में, ठीक है, जिसका जीनोटाइप ये है, ठीक है, उसमें क्या हो जाए, केल पॉजिटिव का बच्चा पैदा हो जाए। ठीक है, जो केल पॉजिटिव मतलब उसका जीनोटाइप कैपिटल के स्मॉल के या दोनों कैपिटल के जीनोटाइप हो। सही है, ये जीनोटाइप आपको पता है केल पॉजिटिव का है। अगर केल नेगेटिव में केल पॉजिटिव बच्चा पैदा हो जाए, ठीक है, तो हर इम्यून सिस्टम कैन प्रोड्यूस एंटी एंटीबॉडी। जाहिर गाल है, वहाँ से जब वो बच्चा पैदा होता है ना, उसके RBC उसके अंदर चले जाएंगे ड्यूरिंग डिलीवरी या ड्यूरिंग लास्ट ट्राइमेस्टर, और उस मदर को सेंसिटाइज करेंगे। फिर मदर की बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगी, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी इसके खिलाफ। ठीक है, केल एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी, तो फिर से अगर प्रेगनेंसी हो गई तो वो बच्चे में क्या काज करेगी, वो एंटीबॉडीज़ इसके खिलाफ इम्यून रिएक्शन काज करा के RBC को डैमेज काज कराएगी। ठीक है, तो लीडिंग टू एनीमिया, हाइड्रोप्स फीटलस, इंट्रायूटेरिन फीटल डेथ है। ठीक है, तो जाहिर है अगर केल मदर केल नेगेटिव, बच्चा केल पॉजिटिव है तो पहली प्रेगनेंसी वैसे ही सही हो जाएगी, और दूसरी प्रेगनेंसी में मसले मसाइल आ जाएंगे। दूसरी प्रेगनेंसी में क्यों आएगी, आपको पता है कि सेंसिटाइजेशन के बाद IgG एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है, वो इजीली क्रॉस कर जाती है प्लेसेंटा को। अब ये ABO के एंटीजन या RH के एंटीजन है, ये मेच्योर ब्लड सेल्स के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मेच्योर ब्लड सेल्स के ऊपर ये एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। पर केल के जो एंटीजन है वो प्रीकर्सर पे ही प्रेजेंट होते हैं। समझ गए, जैसे नॉर्मोब्लास्ट और एरिथ्रोब्लास्ट हमने पढ़ा था ना, ऐसे प्रीकर्सर सेल्स के ऊपर भी ये केल एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। तो एंटीबॉडीज जाके वो प्रीकर्सर सेल्स है ना उन्हें डैमेज कर देते हैं। सही है, ये इनके एंटीबॉडीज नहीं डैमेज करते थे क्योंकि ये एंटीजन मेच्योर सेल्स के ऊपर ही प्रेजेंट थे, तो मेच्योर सेल्स को ही वो जो है डैमेज कर रहे थे। पर ये एंटीजन जो है प्रीकर्सर सेल्स पे भी प्रेजेंट होते हैं, तो मदर जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है ना वो जाके उन प्रीकर्सर सेल्स को भी डैमेज कर देते हैं बोन मैरो में। सही है, तो क्या लिखा है, अनलाइक RH एंटीजन्स एंड ABO एंटीजन्स द केल एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन बोथ मेच्योर RBCs एंड अर्ली RBC प्रीकर्सर्स इन फीटल बोन मैरो एंड हेंस एंटी केल एंटीबॉडीज आल्सो इनहिबिट एरिथ्रोपोइसिस। क्योंकि जाहिर है वहाँ पे जाके इमेच्योर सेल्स को डैमेज कर देंगे तो एरिथ्रोपोइसिस रुक जाएगा। सही है, तो ये काज कराते रहते हैं ये। और जैसे हम किसी भी ट्रांसफ्यूज़ करते हैं किसी पेशेंट को,
उसका पहले उसके ABO एंटीजन और RH एंटीजन चेक करते हैं ना, उसी तरीके से हमें हमेशा KL एंटीजन भी चेक करना चाहिए, क्योंकि लाइक देम दे आर आल्सो वेरी इम्यूनोजेनिक। ठीक है, तो हमें अभी कभी हम देखते नहीं ऐसे सिचुएशन, क्योंकि जो है मोस्टली हमने इन दोनों का ही सुना है, पर KL एंटीजन भी चेक हो रहे होते हैं। जिस भी पेशेंट को कोई हम ट्रांसफ्यूज़ करते हैं ना ब्लड, उसके KL एंटीजन्स भी चेक हो रहे होते हैं। तो ये लिखा है ऑलवेज मैच KL एंटीजन्स ऑन ट्रांसफ्यूजन रेसिपिएंट्स। ठीक है, तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स ब्लड ग्रुप सिस्टम विथ हाई इम्यूनोजेनिसिटी। ठीक है, ये हाईली इम्यूनोजेनिक होते हैं ये जो KL एंटीजन्स हैं। ठीक है, एंटी KL एंटीबॉडीज यूजुअली IgG होती हैं। ठीक है, ऑफ अ KL पॉजिटिव प्रेग्नेंट पेशेंट, मतलब ऐसे नहीं KL पॉजिटिव मदर है, ये है कि KL पॉजिटिव प्रेग्नेंट पेशेंट, ऐसी प्रेगनेंसी जो कि KL पॉजिटिव है। ठीक है, तो क्या KL एंटीबॉडीज़ एंटी KL एंटीबॉडीज यूजुअली IgG ऑफ KL पॉजिटिव प्रेग्नेंट पेशेंट मे काज हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। ठीक है, when produced following previous sensitization to the KL antigen। ठीक है, एंड ट्रांसफर थ्रू प्लेसेंटा, क्योंकि IgG है। ठीक है, टारगेट फेटल RBC प्रिकर्सर, मैंने आपको कहा प्रिकर्स को सर को भी डैमेज कर देते हैं। सही, RBC प्रोडक्शन भी कम हो जाती है एंड मेच्योर RBC को भी डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से हेमोलाइसिस हो जाती है, रिजल्टिंग इन सीवियर फीटल एनीमिया। क्योंकि यहाँ पे एक तो प्रिकर्सर डैमेज हो गए, दूसरे मेच्योर सेल्स भी डैमेज हो गए, तो फीटल से सीवियर फीटल एनीमिया, ठीक है, काज करा देगी। और ये क्या लिखा है, एंटी KL एंटीबॉडीज में आल्सो भी एसोसिएटेड विथ हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। मतलब अगर नॉर्मल पेशेंट्स में अगर हम KL एंटीजन वगैरह नहीं चेक करेंगे ना, तो अगर उसको वैसे ही ट्रांसफ्यूज कर दिया ब्लड, तो वहाँ पे भी हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकती है। तो यहाँ पे ये जो हमारा टॉपिक था हेमोलाइटिक डिजीज़ का और एंटी KL एंटीबॉडीज़ का पूरा होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सब्सक्रिप्शन बड़ी हेल्प करती है इस चैनल को ग्रो करने में।